हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस फंगस को पढ़ेंगे वो है फाइलेक्टीनिया, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करती है। पाउडरी मिल्ड्यू जैसा कि नाम से ही विदित है, पाउडर ऐसी लीव्स के ऊपर इस तरीके की लेयर जो कि वाइट पाउडरी मास बनाती है, और ये वाइट पाउडरी मास हमको अधिकतर इंडिया के अंदर डलबर्जिया सिसो, शीशम के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर उनकी दोनों सरफेसेस के ऊपर वाइट पाउडरी मास हमको दिखाई देता है। शीशम की पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं, तो डेसिडुअस ट्री है ये, तो जो गिरी हुई पत्तियां शीशम के पेड़ के नीचे पड़ी होती हैं उनको अगर हम कभी उठा के देखें तो उसमें वाइट वाइट कॉटनी मास दिखाई देता है। सो दिस इज़ फाइलेक्टीनिया इन्फेक्शन। अब फाइलेक्टीनिया विश्व भर में पाई जाती है सामान्य रूप से, और इसकी लगभग 100 स्पीशीज़ हैं जो कि पैरासाइट की तरह से उगती हैं। दैट इज़ फाइलेक्टीनिया इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी, जिसका परजीवी के रूप में रहने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं होता। दैट इज़ इट इज़ नॉट सैप्रोफाइट, इट इज़ ओनली पैरासाइट। सो फाइलेक्टीनिया इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट। डलबर्जिया सिसो के पौधे में इंडिया में ये देखने को मिलता है, और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो हेमी एंडोफिटिक होता है, यानी कि परपोशी की सतह पर इसका कवक जाल बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, एंड इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द अपर लेयर्स ऑफ द होस्ट टिश्यू, उसके अंदर थोड़ी सी गहराई तक जाता है, थोड़ी कुछ सेल्स की गहराई तक जा कर के फिर ये आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे कवक जाल को हम हेमी एंडोफिटिक कवक जाल कहते हैं। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका डिवीजन माइकोटा है, सब डिवीजन यू माइकोटा है। एस्कोमाइस्टीज इसकी क्लास है, सब क्लास यू एस्कोमाइसिटिडी है, सीरीज पेरेनोमाइसिटीज है, ऑर्डर इरिसाइफेल्स है, फैमिली इरिसाइफेसी है, जीनस फाइलेक्टीनिया, एंड स्पीशीज इज फाइलेक्टीनिया डलबर्जी। क्योंकि ये डलबर्जिया सिसो के ऊपर डिजीज़ कॉज करती है, इसलिए इस स्पीशीज़ का नाम रखा गया है फाइलेक्टीनिया डलबर्जी। पाउडरी मिल्ड्यू किस तरीके की दिखाई देती है? हार्डवुड ट्रीज़ के अंदर आप देख सकते हैं पत्तियों में ये वाइट वाइट पस्टूल्स दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज नॉट इन डलबर्जिया सिसो, इट इज़ इन सम अदर प्लांट। ठीक है, क्योंकि डलबर्जिया सिसो की पत्तियां इस तरीके की नहीं होती हैं, तो इस तरीके का वाइट कॉटनी मास दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। दिस इज mycelium, this white colored thing is mycelium. ये वाइट कलर्ड पार्ट जो है ये माइसीलियम हो गया। इस माइसीलियम पर आपको येलो, ब्राउन या ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये इनकी क्लिस्टोथीसियाँ हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनती हैं। अगर हम इसका डिटेल व्यू देखें तो ये क्लिस्टोथीसिया दिखाई दे रही, जो कि हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको जब रप्चर होता है तो इसमें एसआई निकलती हैं, दीज आर एसआई, ये एसआई हैं, और एसआई के अंदर एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ दूरी तक, कुछ कोशिकाओं की दूरी तक ये अंदर जाता है। दिस इज होस्ट सेल एंड दिस इज द सेल, दीज आर द सेल्स ऑफ पैरासाइट।
कोई भी स्पोर जब डल्बर्जिया सीसो के ऊपर पड़ता है तो वहाँ पर पड़ने के बाद उसमें से एक जर्म ट्यूब निकलती है, और ये जर्म ट्यूब चाहे वो स्पोर अपर सरफेस ऑफ द लीफ पे पड़े या लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे पड़े, एक जर्म ट्यूब निकल करके स्टोमेटा से हो करके ये होस्ट के टिश्यू में के इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में, कोशिकाओं के मध्य वाले स्थान में प्रवेश कर जाता है, और ये माइसीलियम रन करता है सेल्स के बीच वाले स्थान पर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फीचर होती है कि 57 सेल 57 सेल का जब हाइफा बन जाता है, उसके बाद इसमें हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है। व्हाट आर हॉस्टोरिया? हॉस्टोरिया वो चूषकांग होते हैं जो कि होस्ट की सेल में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के पश्चात होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो खाना किसको दे देते हैं? फाइलेक्टिनिया के माइसीलियम को दे देते हैं, और इस तरीके से माइसीलियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरीके का जो माइसीलियम का या हाइफा, जो 57 सेल्ड हाइफा अंदर की तरफ गया और फिर उसमें हॉस्टोरिया बनी, दिस इज कॉल्ड एज द हेमी एंडोफिटिक कंडीशन। उसके बाद अगर हम एक 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो भी ये क्लियर हो जाता है। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज दी होस्ट सेल, ये मीजोफिल सेल्स हैं होस्ट की। ये हरी वाली जो है ये होस्ट की मीजोफिल सेल्स है। नीचे से ये स्पोर गया, दिस इज अ स्पोर। ये जो ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर है ये है एक स्पोर जो कि जर्मिनेट किया है यहाँ पर, और ये अंदर इसका माइसीलियम 57 सेल्ड माइसीलियम हो गया। ये अंदर होस्ट की कोशिकाओं के बीच में से गया, और अगर हम इस पोर्शन को एनलार्ज्ड व्यू देखें तो इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो होस्ट की सेल में जा रहे हैं। सो दीज आर हॉस्टोरिया, ये चूषकांग है। तो 3 डायमेंशनल व्यू में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से होस्ट की सेल के अंदर माइसीलियम प्रवेश करता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, इसमें ये माइसीलियम है जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, और ये होस्ट की सेल है, दिस इज होस्ट सेल। इसके अंदर ये माइसीलियम एंटर कर गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्पोर्स जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाते हैं, और वो होस्ट की सेल्स के बीच बीच में से अंतराकोशिक अवकाश से ट्रैवल करके वो आगे होस्ट की सेल में चला जाता है। यहाँ पे दिस इज़ अ लीनियर डायग्राम। माइसीलियम को आप देख सकते हैं, दिस इज़ हॉस्टोरियम। ये मीजोफिल सेल्स हैं पैथोजन की, ये होस्ट की मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल टिश्यू उसके अंदर एंटर कर गया। और ये हाइफा ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कितनी सेल्स होती हैं? 57 सेल्स। अब इसका रिप्रोडक्शन की बात हम करें, 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कोनिडिया के द्वारा होता है, और जो माइसीलियम है उस माइसीलियम से ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं, और जिनको कि हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। हर एक कोनिडियोफोर माइसीलियम या कवक जाल की सुपरफिशियल सेल से बनता है, और प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि पत्तियों की दोनों सतह पे कोनिडियोफोर्स बनते हैं, लेकिन बाद में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्लिस्टोथीसियम आपको या लैंगिक जनन की अवस्थाएं आपको लोअर सरफेस पे दिखाई देंगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस आपको दोनों तरफ दिखाई देंगी पत्ती पर। अब क्या होता है, जो कोनिडियोफोर है उसकी सेल्स
के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो कोनिडियल मदर सेल ऊपर वाली सेल होती है, ये सपोज कर लीजिए कि डिवीजन हुआ, ये एक सेल ऊपर की तरफ निकली, ये माइसिलियम से निकली, इसमें एक डिवीजन हुआ, ये तो कोनिडियल मदर सेल, कोनिडियल मदर सेल, ये तो कोनिडियल मदर सेल हो गई। और नीचे वाली होती है स्टॉक सेल। नीचे वाली स्टॉक सेल बन गई, ऊपर वाली कोनिडियल मदर सेल बन गई। अब क्या होता है, स्टॉक सेल तो ऐसी की ऐसी रहती है, दिस इज ए स्टॉक सेल या अवरंत कोशिका, और ऊपर वाली जो कोनिडियल मदर सेल है उसमें एक और विभाजन होता है जिससे दो सेल्स बन जाती हैं। सब ऊपर की तरफ तो कोनिडियम बन गई और उसके नीचे वाली जो सेल है वो कहलाती है सब टर्मिनल सेल। सब टर्मिनल, ये हो गई सब टर्मिनल सेल। तो 3 सेल से एक सीरीज में हो गई, स्टॉक सेल, फिर सब टर्मिनल सेल और सबसे ऊपर कोनिडियम। अब ये कोनिडियम बन गई तो इसके बाद में ये कोनिडियम जब अलग हो जाती है तो ये सब टर्मिनल सेल फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन करती है और ऊपर की तरफ एक और कोनिडियम बना लेती है। फिर वो कोनिडियम गिर जाती है और फिर नीचे वाली जो सेल है सब टर्मिनल सेल फिर से डिवाइड करती है और फिर एक कोनिडियम काटती है। तो इस तरीके से कोनिडिया एकल होती हैं, सिंगल कोनिडियम होते हैं हमेशा और श्रृंखला के रूप में नहीं पाए जाते। और एक कोनिडिया के बनने के पश्चात सब टर्मिनल सेल वापस से एक और कोनिडियम बना लेती है। तो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइलेक्टिनिया। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous टाइप का होता है। कैसा? oogamous टाइप का या विषम युग्म होता है। नर जननांग एंथ्रिडिया कहलाते हैं और मादा जननांग जो होते हैं उनको हम एस्कोगोनिया कहते हैं। सिंगल इज एस्कोगोनियम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सिंगुलर नंबर इज नोन एज एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम कहलाते हैं। जो माइसिलियम होता है उस पर एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया एक दूसरे के नज़दीक विकसित होते हैं। एंथ्रीडिया थोड़ी सी लंबी होती हैं जबकि एस्कोगोनिया मोटी होती हैं। दिस इज द मेल ब्रांच। ये तो मेल ब्रांच हो गई और ये जो थोड़ा सा मोटा है वो फीमेल होगा। अब ऊपर की तरफ एक सेप्टम के द्वारा एंथ्रीडियम और oogoनियम डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए वृद्धि करते हैं और जिस प्लेस पर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उस जगह की भित्ति गल जाती है, जिसके द्वारा जो एंथ्रीडियम है उसका केंद्रक एस्कोगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाता है। आप देखेंगे ए डायग्राम में एंथ्रीडियम में न्यूक्लियस है, एस्कोगोनियम के अंदर न्यूक्लियस है। सी डायग्राम में ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस एस्कोगोनियम के पहुंच गया अंदर और एस्कोगोनियम के अंदर 2 न्यूक्लियाई हुए। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम है इसके दोनों न्यूक्लियाई ये आ गया, ये फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम हो गया। क्या होता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मेल और फीमेल न्यूक्लियाई आपस में संलयित नहीं होते हैं, बल्कि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, इन केस ऑफ पेनिसिलियम एस्कोगोनियम जो है उसके कोई भी 2 पेयर्स युग्म जो होता है या पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है
वो आपस में फ्यूज़ करते हैं एस्कस मदर सेल के अंदर। तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। अब क्या होता है कि एस्कोगोनियम 3 से 5 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, बट जाता है, और ये सारी कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, जिसकी सबसे ऊपर वाली कोशिका फूल जाती है और पिनल्टीमेट सेल कहलाती है। और इस पिनल्टीमेट सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। कितने? 2 न्यूक्लियाई होते हैं पिनल्टीमेट सेल के अंदर, और ये डाइकैरियन कहलाती है। उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक बना लिया जाता है। फिर इस द्विगुणित केंद्रक में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके बाद 2 समसूत्री विभाजन होता है, और इस तरीके से 8 केंद्रकीय एस्कस बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इधर, 4 दूसरी तरफ, 8 केंद्रक हो जाएंगे एक एस्कस के अंदर। किससे बना? एस्कोगोनियम से एस्कोजीनस हाइफा बना। उस एस्कोजीनस हाइफा की जो पिनल्टीमेट सेल है उसके अंदर उसके दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ किए, फ्यूज़ करके 2n न्यूक्लियस बना लिया। फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 8 न्यूक्लियाई बन गए उसमें। आठ न्यूक्लियाई इस तरीके से बन गए। अब एस्कस का ये जो स्ट्रक्चर होगी ये कहलाएगी। अब ये जो एस्कोगोनियम थी, इसकी जो ऊपर वाली सेल है वो एस्कस कहलानी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं। अब इन 8 न्यूक्लियाई के चारों तरफ जीव द्रव्य इकट्ठा होना शुरू हो जाता है या कोशिका द्रव्य इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। दीज आर दी एस्कोस्पोर्स। ये आप देख सकते हैं, इसमें एस्कोस्पोर्स बनने शुरू हो गए। अब बहुत सारे एसआई बन गए, उन एसआई के अंदर बहुत सारे एस्कोस्पोर्स बन गए। अब ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं इनको छोड़ के बाकी सेल्स, कौन कौन सी सेल्स? बचे हुए एंथ्रीडिया, आसपास के सेल्स, फिर एस्कोजिनस हाइफा की बची हुई कोई और सेल्स, क्योंकि सिर्फ पिनल्टीमेट सेल ने एस्कस का फॉर्मेशन किया है। रिमेनिंग नीचे की जो 4, हम कह रहे हैं 3 से 5 सेल्स होती हैं, तो एक सेल ने तो बना लिया एस्कस। रिमेनिंग सेल्स वो बचे हुए एंथ्रीडियल हाइफा जो है उसके पार्ट्स या और आसपास की कोशिकाएं, वो सब मिल करके इन एसआई के चारों तरफ एक वॉल का निर्माण कर देते हैं, जिसको कि हम पेरिडियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेरिडियम। और इस पेरिडियम से घिरे हुए सारे एसआई मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लिस्टोथीसियम। ये देखेंगे आप, दीज आर एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर्स हैं, ये एसआई हैं, बहुत सारे एसआई बन गए, ये पूरी पेरिडियम हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लिस्टोथीसियम। दिस इज क्लिस्टोथीसियम। अब ये जो अपेंडेजेस हैं उसके ऊपर, उनके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी तक हम ये समझ लेते हैं कि पेरिडियम से घिरे हुए बहुत सारे एसआई जो कि एस्कोस्पोर्स को कंटेन करते हैं, उन कंप्लीट कवर्ड और क्लोज स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। अब इस क्लिस्टोथीसियम के ऊपर बहुत सारे लंबे लंबे सेटिफॉर्म या अशाखित मांसल उपांग होते हैं, फ्लैशी अपेंडेजेस होते हैं। और इन उपांगों के अलावा कुछ और शाखित क्राउन्स होते हैं,
देखिए 2 तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, एक तो ये दिख रही है और दूसरी ये दिख रही है। ये 2 अपेंडेजेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज बल्बस अपेंडेजेस विच आर हैविंग बल्बस बेस और ऊपर की तरफ एक पॉइंटेड एरिया। दूसरी तरह के अपेंडेजेस हैं पेनिसिलेट क्राउन। दीज आर पेनिसिलेट क्राउन, जो ऊपर की तरफ क्राउन जैसा बना रहे हैं। ये जो कवक तंतु होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। बल्बस अपेंडेजेस एंड पेनिसिलेट क्राउन्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर और इनका काम होता है क्लिस्टोथीसियम को परपोषी की सतह पर चिपकाए रखना। तो बिकॉज ऑफ दीज स्पाइनी स्ट्रक्चर्स एंड पेनिसिलेट क्राउन द क्लिस्टोथीसिया रिमेन अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। ये जो ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले फोटोग्राफ में बताए थे वो ये क्लिस्टोथीसिया है। अब अगर हम एक एस्कस को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे एस्कोस्पोर्स हैं। अब इन एस्कोस्पोर्स में आप देखेंगे कि 2 एस्कोस्पोर्स तो फंक्शनल दिखाई दे रहे हैं, 2 एस्कोस्पोर्स आपको फंक्शनल दिखाई दे रहे हैं और बाकी रूडिमेंट्री दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ एस्कोस्पोर्स फंक्शनल रहते हैं, बाकी उनको भोज्य पदार्थ प्रदान करने के लिए वो विघटित हो जाते हैं और अपना जो फूड मटेरियल है वो डेवलपिंग एस्कोस्पोर्स को दे देते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो ये क्लिस्टोथीसियम फट जाती है और क्लिस्टोथीसियम के फटने से एसआई बाहर आ जाते हैं और एसआई के बाहर आने के बाद उन एसआई की वॉल क्योंकि बहुत मोटी होती नहीं है वो वॉल फट जाती है और उसके अंदर से गोल या इलिप्टिकल हाईलाइन या काचाब एक केंद्र की यूनि न्यूक्लिएट एंड स्मूथ एस्कोस्पोर्स कम आउट। एस्कस की वॉल के फटने के बाद में छोटे छोटे गोल या दीर्घ वृत्ताकार काचाब एक केंद्र की चिकने एस्कोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर के वो डलबर्जिया के सीसों की लीफ पे पड़ते हैं। फिर उनकी वॉल भी बहुत मोटी होती नहीं है तो उनकी जो इनर मेम्ब्रेन है या इनर वॉल है वो कुछ पर्टिकुलर पोर्ट से होकर के बाहर निकल आती है एंड इट फॉर्म्स द जर्म ट्यूब एंड दिस जर्म ट्यूब इज फॉर्म्ड। ये जर्म ट्यूब आकर के गिरेगी। ये आप देख सकते हैं दीज आर दी सिक्रेटरी अपेंडेजेस। ये बल्बस अपेंडेज हो गया और ये है सेकेंडरी सिक्रेटरी अपेंडेजेस या पेनिसिलेट अपेंडेजेस जो कि कोई सिक्रेशन देते हैं जिससे वो चिपक जाता है। These are ascospores. In one ascus, there are 2 ascospores. Except 2 ascospores, rest of the ascospores get disintegrated. अब ये आप देख सकते हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसमें ये ब्राउन कलर की क्लिस्टोथीसियम है। ब्राउन कलर की क्लिस्टोथीसियम अब ये फट गई, इसमें से एसआई बाहर निकल गए और एसआई के अंदर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं these are ascospores. They used to come out and germinate on the surface of the leaf. अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को देखें तो फाइलेक्टिनिया का कवक जाल जो कि एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया बनाता है, इसमें मेल न्यूक्लियस इसमें फीमेल न्यूक्लियस। डाइकैरियोट फेज हो गया। डाइकैरियो जब 2 कैरियन बन जाएगा उसके बाद में एस्कोजिनस कवक तंतु बनेगा। उसकी जो पिनल्टीमेट सेल है ऊपर वाली सेल है उसके दोनों केंद्रक संलयित होंगे। उसके बाद में एस्कस मदर सेल बन जाएगी। एस्कस मदर सेल विल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन एंड 2 माइटोटिक डिवीजन
resulting in the formation of 8 ascospores, out of which 6 ascospores degenerate and 2 ascospores remain functional. At the onset of favorable conditions, the clistothecium gets ruptured and ascospores come out. They germinate on leaf and a new mycelium is formed. Whereas in asexual reproduction, conidiophore is formed, three-celled conidiophore, the stalk cell, the subterminal cell, and the conidium. The conidium gets detached, subterminal cell again forms a new conidium, and in this way the many conidia are formed. They fall on a suitable substratum or suitable host, they get germinated and form the phylacteria. The sexual reproduction stages occur when the conditions are not so favorable, and whenever the conditions are favorable, phylacteria adopts the shortest mode of multiplication, and the shortest mode of multiplication is asexual reproduction. Sexual reproduction always occurs when the conditions start becoming unfavorable. The phylacteria or any fungus knows that now the conditions are going to be unfavorable, so we have to conserve our cytoplasm, and for this they form male gametes, female gametes, and they lead to the formation of a protective covering around the reproductive organs, or whatever the spores are formed. The phylacteria protects those spores by a thick covering which is made up of the union of uh, many cells of the mycelium which are not fertile. So in this way, the protoplast is preserved by phylacteria during unfavorable conditions by the process of sexual reproduction. And when the conditions are favorable, then the asexual reproduction occurs. So this is all about the life cycle of phylacteria. Thank you.